हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीकेड यू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम की एकदम बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप सभी दोस्त जुड़ चुके हैं। तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे फटाफट से सभी दोस्त, और कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आवाज़ अच्छे से आ रही है। और साथ ही साथ में दोस्तों, आपके लिए प्रतिदिन दोस्तों 100 प्रैक्टिस सेट का टारगेट मैंने बताया, जिसमें पहली क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी। 100 प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम आपको दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चन की तैयारी करवाने वाले हैं। जीके जीएस में दोस्तों कंप्लीट दोस्तों इसी के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं प्रतिदिन शाम को 8 बजे जुड़कर। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। आज का पहला प्रश्न है, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम को जन्म दिया था? तो यहाँ दोस्तों गौतमी हो गया, तो इसे ध्यान रखेंगे गौतम। माया देवी ने किसे जन्म दिया था? गौतम को जन्म दिया था। तो सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम को जन्म दिया था? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है साल वृक्ष के नीचे। ऑप्शन डी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ पर दोस्तों गौतम बुद्ध के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों कब हुआ था? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी कपिलवस्तु में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और इनके बचपन का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था। इनके माता का नाम दोस्तों इनके माता का नाम माया देवी और इनके पिता का नाम सुद्धोधन था। और इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगला दोस्तों प्रश्न है, अशोक के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में किस पर विजय प्राप्त की थी, जो उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ था? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कलिंग का युद्ध। तो कलिंग की घटना जो है, ये कलिंग का युद्ध हुआ था। अशोक जो कि मौर्य वंश का शासक था, जिसके द्वारा 261 ईसा पूर्व में एक युद्ध हुआ था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, 261 ईसा पूर्व में एक युद्ध हुआ था, जिसे दोस्तों क्या कहा गया? कलिंग का युद्ध। और कलिंग के युद्ध में दोस्तों भारी जन धन की हानि हुई थी, भारी दोस्तों मात्रा में रक्तपात हुआ था, जिसको देखकर अशोक का हृदय जो है विदीर्ण हो गया था। और उसने बहुत शोक उत्पन्न हुआ था उसके हृदय में। तो जिसके कारण दोस्तों अशोक ने अपने जीवन पर्यंत में कभी भी युद्ध ना करने का जो है निर्णय लिया था। तो ये 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ। और कलिंग के युद्ध की बात करी जाएगी तो कलिंग का युद्ध दोस्तों किस पर विजय थी? तो यह दोस्तों उड़ीसा पर विजय थी। ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। और कलिंग के युद्ध के बाद दोस्तों अशोक किस धर्म में सम्मिलित हो गया था? तो कलिंग के युद्ध के बाद अशोक जो है बौद्ध धर्म में सम्मिलित हो गया था। बौद्ध धर्म को इसने अपना लिया था। और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। इसे भी सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। सभी दोस्त लास्ट तक बने रहेंगे एकदम दोस्तों। अपने लक्ष्य के लिए हर दिन मेहनत करें और हर दिन उसे पाने के लिए दोस्तों अपना कंप्लीट जो है एक शेड्यूल बनाएं और उस पर वर्क करें। आप निश्चित तौर पर सफल होने वाले हैं। तो सभी दोस्त हमारे साथ में बने रहेंगे आज के इस सेशन में लास्ट तक। बहुत ही शानदार तरीके से हर एक क्वेश्चन की तैयारी करवाने वाले हैं और सभी महत्वपूर्ण बातों को आपके साथ में साझा करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का किस ईस्वी में गुजरात तक विस्तार किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था? ऑप्शन ए है 390, ऑप्शन बी है 930, ऑप्शन सी है 309 और ऑप्शन डी है 903। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इसका दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर क्या होने वाला। सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों इसने दोस्तों किसकी उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी।
विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात तक का विस्तार कब कर लिया था? 390 ईस्वी में। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके समय को साहित्य और कला का स्वर्ण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? साहित्य और कला का स्वर्ण युग, साहित्य और कला का स्वर्ण काल कहते हैं। तो साहित्य और कला का स्वर्ण काल किस शासक के समय को कहते हैं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी सबसे पहले इसने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? तो इसकी प्रथम राजधानी कहाँ पर थी? तो प्रथम राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्र में थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इसकी इसने अपनी पहले राजधानी पाटलिपुत्र में बनाई और उसके बाद दोस्तों पाटलिपुत्र से दोस्तों इसने अपनी राजधानी दूसरी राजधानी उज्जैन में बनाई, उज्जैनी में बनाई। और ये दोनों दोस्तों इसके समय के शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों, इसी के समय में दोस्तों चीनी यात्री फाहियान इसी के समय में आया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, चीनी यात्री फाहियान किस शासक के समय में आया था? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अवधि को दिल्ली सल्तनत के रूप में जाना जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑप्शन ए है 1106 से 1326, ऑप्शन बी है 1606 से 1826, ऑप्शन सी है 1206 से 1526 ईस्वी तक, ऑप्शन डी है 1006 से 1326 ईस्वी तक। सही आंसर क्या होगा? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। बहुत ही शानदार तरीके से पूरा प्रैक्टिस सेट आपको करवाने वाले हैं। अगर वाकई में समझ में आ रहा है तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? फटाफट से सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दिल्ली सल्तनत दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की बात की जाएगी तो इसका समय सीमा कब से कब तक रहा है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, दिल्ली सल्तनत की समय सीमा 1206 से 1526 ईस्वी तक रही। दिल्ली सल्तनत में दोस्तों टोटल कितने वंश बने? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंश रहे हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, और 5 वंश, इनके क्रम को हमारे लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्रम से संबंधित प्रश्न अरेंजमेंट करना कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इन्हें एक क्रम से हम लोग देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में पहला जो वंश था, सबसे पहले कौन सा वंश बना? तो इसका नाम दोस्तों था गुलाम वंश। पहला वंश दोस्तों जिसका नाम है गुलाम वंश। दूसरा वंश जिसका नाम है दोस्तों खिलजी वंश। दूसरा वंश जिसका नाम है खिलजी वंश। तीसरा वंश दोस्तों जिसका नाम है तुगलक वंश। और चौथा वंश सैयद वंश। और पांचवा कौन सा है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, पांचवा है लोदी वंश। पांचवा है लोदी वंश। और लोदी वंश में दोस्तों, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ने दोस्तों 1526 में पानीपत के युद्ध में पराजित हो गया था, जब से बाबर ने इसे हराया था पानीपत के युद्ध में 1526 ईस्वी में। तो तब से दोस्तों दिल्ली सल्तनत का पूर्ण रूप से पतन हो गया था। यहाँ पर दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक था। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाता है खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका नाम है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तुगलक वंश का शासक अगर आपसे पूछा जाता है तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक दोस्तों तुगलक वंश का संस्थापक है। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां दोस्तों, खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। और सबसे लास्ट अंतिम वंश लोदी वंश, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी दोस्तों इसका लोदी वंश का संस्थापक था। लोदी वंश का अंतिम शासक अगर आपसे पूछा जाए तो इब्राहिम लोदी ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक है। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक दोस्तों कौन सा है? इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश है गुलाम वंश, और दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है लोधी वंश।
तो इन सब फैक्ट को आपको पता होना चाहिए और ये सिर्फ और सिर्फ हर एक क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों एकदम विशेष विश्लेषण के साथ सिर्फ और सिर्फ वीके ड्यू चैनल पर सिखाया जाएगा। तो फटाफट से सभी दोस्त सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए है सातवाहन वंश, ऑप्शन बी है पाल वंश, ऑप्शन सी है पांड्य वंश और ऑप्शन डी है पल्लव वंश। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे और इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है पाल वंश। दोस्तों पाल वंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था। पाल वंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था। पाल वंश की स्थापना दोस्तों 750 ईसा पूर्व में हुई थी। 750 ईस्वी में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इसका संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक की अगर बात करेंगे तो इसका संस्थापक का नाम है गोपाल। गोपाल ने दोस्तों पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में की थी। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि के परिणाम के स्वरूप दोस्तों तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध है जो समाप्त कर दिया गया था। और तृतीय मैसूर युद्ध 1792 ईस्वी में दोस्तों ये संधि हुई थी जिसके द्वारा समाप्त किया गया श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगला जो प्रश्न है दोस्तों उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगला प्रश्न है, भारत ब्रिटिश शासन के प्रत्यक्ष शासन के अधीन कब हो गया? ऑप्शन ए 1857 में, ऑप्शन बी 1858 में, ऑप्शन सी 1859 में या फिर ऑप्शन डी 1856 में। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है 1858 में। भारत ब्रिटिश शासन के प्रत्यक्ष शासन के अधीन कब हुआ? 1858 में। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की महारानी को भारत की रानी कब घोषित किया गया? तो इंग्लैंड की महारानी को भारत की रानी कब घोषित किया गया? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इसका एकदम करेक्ट आंसर है 1876। 1876 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी को भारत की रानी घोषित किया गया 1876 में। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, लाइक और शेयर जरूर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? ऑप्शन ए है फकीर एवं सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन बी है इंडिगो विद्रोह, ऑप्शन सी है संताल विद्रोह, ऑप्शन डी है नक्सलवाड़ी विद्रोह। तो सही आंसर क्या होगा? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है नक्सलवाड़ी विद्रोह। ऑप्शन डी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, होम लीग के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए है सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है जोसेफ बैप्टिस्टा, ऑप्शन डी है मोहम्मद अली जिन्ना। तो सही आंसर क्या होगा? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो होम लीग के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। होम रूल लीग दोस्तों इसका अर्थ है होम मतलब घर होता है दोस्तों। होम रूल लीग दोस्तों जिसका मुख्य उद्देश्य है स्वयं का शासन होना। और होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट दोस्तों ये भारत की पहली कांग्रेस महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? भारत की कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो पहली महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाता है तो दोस्तों एनी बेसेंट इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाता पहली भारतीय महिला अगर पूछा जाता है तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा सरोजनी नायडू। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु नदी के पार का क्षेत्र किस ग्रीक भाषा के नाम का अर्थ है? तो सिंधु नदी के पार का क्षेत्र किस ग्रीक भाषा के नाम का अर्थ है? ऑप्शन ए जम्बूद्वीप, ऑप्शन बी है आर्यवर्त, ऑप्शन सी है इंडिया, ऑप्शन डी है भारत। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सिंधु नदी के पार का क्षेत्र इंडिया का अर्थ है। ठीक है, ग्रीक भाषा में शब्द है इंडिया, इसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर में 3 पर्वत क्षेत्रों का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है जिसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है कंचनजंगा, ऑप्शन बी है दोस्तों शिवालिक रेंज, ऑप्शन सी है कैलाश रेंज, ऑप्शन बी है ग्रेट हिमालय।
तो सही आंसर क्या होगा सभी दोस्त बताएंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है, सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है। ऑप्शन ए है सोलन, ऑप्शन बी है धर्मशाला, ऑप्शन सी है चंबा, ऑप्शन डी है मंडी। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है, धर्मशाला। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी, मूल राजधानी क्या है, सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। शिमला दोस्तों किसकी राजधानी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है जापान की सहायता से निर्मित पैथन जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। तो जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है गोदावरी। गोदावरी नदी पर दोस्तों जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना स्थित है और यह जापान की सहायता से निर्मित है। गोदावरी नदी को दोस्तों भारत की वयोवृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। तो वयोवृद्ध गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, गोदावरी नदी जानी जाती है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 15, सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। उपजाऊ गंगा का मैदान समृद्ध मिट्टी से बना है। तो उपजाऊ गंगा का मैदान किस मिट्टी से बना हुआ है। ऑप्शन ए है शुष्क मिट्टी, ऑप्शन बी है काली, ऑप्शन सी है कछारी या फिर ऑप्शन डी है लाल। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है कछारी। उपजाऊ गंगा का मैदान जो है कछारी मिट्टी से बना हुआ है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे आज के इस सेशन में, क्योंकि जो इसमें क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। भारत के स्टैंड अप योजना का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है भारत में सभी मजदूरों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा का बढ़ावा देना, ऑप्शन बी है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी है दोस्तों कम आय वाले समूहों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी है शारीरिक रूप से विकलांगों को बढ़ावा देना। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है स्टैंड अप योजना का दोस्तों उद्देश्य है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना स्टैंड अप योजना का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत सरकार द्वारा भुगतान को आसान बनाने के लिए एक भुगतान स्थानांतरण प्रणाली शुरू की गई है। ऑप्शन ए है स्टेट क्यूआर कोड, ऑप्शन बी है गवर्नमेंट क्यूआर कोड, ऑप्शन सी है इंडिया क्यूआर कोड और ऑप्शन डी है भारत क्यूआर कोड। तो सही आंसर क्या होगा, सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत सरकार के द्वारा भुगतान को आसान बनाने के लिए एक भुगतान स्थानांतरण प्रणाली स्टार्ट की गई है। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है भारत क्यूआर कोड। भारत क्यूआर कोड ऑप्शन डी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 18, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा गंगा को स्वच्छ करने के लिए सार्वजनिक संगठनों से एकत्र किए जाने वाला वाल्व फंड का नाम क्या है। तो वाल्व फंड का नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ए है स्वच्छ जल फंड, ऑप्शन बी है पीएसयू फंड, ऑप्शन सी है स्वच्छ गंगा फंड या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों जल फंड। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है स्वच्छ गंगा फंड, ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली दोस्तों, नई दिल्ली। नई दिल्ली क्या है दोस्तों, भारत की राजधानी क्या है। तो भारत की राजधानी है दोस्तों नई दिल्ली। नई दिल्ली में दोस्तों वर्तमान समय में किसकी सरकार है। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की पार्टी का क्या नाम है, सभी दोस्त बताएंगे। तो आप पार्टी है, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, झाड़ू इनका चुनाव चिन्ह है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है
एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार का सिद्धांत किसे माना गया था? ऑप्शन ए है विमुद्रीकरण को, ऑप्शन बी है वस्तु एवं सेवा कर को, ऑप्शन सी है एटीएम कार्ड को, या फिर ऑप्शन डी है रक्षा कर्मियों के वेतन को। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार का सिद्धांत किसे माना जाता है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, गुड्स एवं सर्विस टैक्स। जीएसटी दोस्तों भारत में कब आया? तो 1 जुलाई सन 2017 को दोस्तों भारत में जीएसटी आया था, और इसीलिए दोस्तों 1 जुलाई को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? जीएसटी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? जीएसटी दिवस मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है ई गवर्नेंस क्या है? ऑप्शन ए प्रौद्योगिकी संचालित शासन, ऑप्शन बी है मानव संचालित शासन, ऑप्शन सी है व्यवस्थित शासन, ऑप्शन डी है प्रभावी प्रशासनिक शासन। तो ई गवर्नेंस क्या है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है प्रौद्योगिकी संचालित शासन, ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया गया था? ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है यूके, ऑप्शन डी है भारत। तो किस देश के द्वारा मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या है? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है चाइना। चीन के द्वारा दोस्तों कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया गया था। चीन की बात अगर आ जाएगी दोस्तों, तो चीन जो है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में इसका कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों इसका पहला स्थान है, पहला। और चीन की राजधानी क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, चीन की राजधानी है बीजिंग। बीजिंग दोस्तों चीन की राजधानी है। और इसकी मुद्रा क्या है? तो सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसकी मुद्रा है रेमनबी तथा युआन। रेमनबी दोस्तों इसकी मुद्रा है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और चीन के वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है? तो इनका नाम दोस्तों क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, शी जिनपिंग। शी जिनपिंग दोस्तों इनका नाम है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान संशोधन की प्रस्तावना में कौन से 2 शब्द जोड़े गए हैं? तो 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से 2 शब्द जोड़े गए हैं? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑप्शन ए है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन बी है न्याय स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है धर्मनिरपेक्ष बंधुता, ऑप्शन डी है लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो सही आंसर क्या होगा? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। ये 2 शब्द हैं जो कि संविधान में 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। और ये कहाँ पर जोड़े गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। कहाँ पर जोड़े गए? प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। और भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है इसे दोस्तों क्या कहा गया है? लघु संविधान। क्या कहा गया है? लघु संविधान कहा गया है। तो भारत का लघु संविधान क्या है? तो संविधान की प्रस्तावना ही उसका लघु संविधान है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन थे? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, भारत के राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन थे? इसका एकदम करेक्ट आंसर है पिडिमारी वेंकट सुब्बा राव। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है संविधान सभा के किस दिन राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1947, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी है 22 जुलाई 1947, ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1950। तो संविधान सभा के किस दिन राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, संविधान सभा के किस दिन राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? तो संविधान सभा के किस दिन राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। संविधान सभा की बैठक 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात कितना होता है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है वायु की गति को मापने का यंत्र है। ऑप्शन ए है ओडोमीटर, ऑप्शन बी है स्पीडोमीटर, ऑप्शन सी है एनीमोमीटर और ऑप्शन डी है बैरोमीटर। तो सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हैं। तो वायु की गति को मापने का यंत्र दोस्तों कौन सा है? एनीमोमीटर। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। वायु की गति को मापने का यंत्र क्या है?
एनीमोमीटर। अगर बात की जाएगी दोस्तों ओडोमीटर, तो ओडोमीटर वाहन द्वारा गति को मापा जाता है। सभी दोस्तों ध्यान रखेंगे, वाहन द्वारा गति को मापा जाने वाला यंत्र कौन सा है? ओडोमीटर। स्पीडोमीटर दोस्तों मोटर गाड़ियों में स्पीड को मापने के लिए, ध्यान रखेंगे, मोटर गाड़ियों में स्पीड को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्पीडोमीटर का। अगर बात की जाएगी बैरोमीटर का, तो बैरोमीटर दोस्तों ये वायु दाब मापी होती है, वायु दाब मापी, इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट मशीन कह सकते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और कमेंट सेक्शन में सही आंसर छाप देंगे। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति के ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे दोस्तों इसे कौन सुन सकता है? तो इसे कुत्ते तथा बिल्ली सुन सकती है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इन्हें पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 28, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? ऑप्शन ए पीडी, ऑप्शन बी है पीबी, ऑप्शन सी है एनआई, ऑप्शन सी है सीयू। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है एनआई। निखिल दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक लिंगी पुष्प के लिए निम्नलिखित में से एक उदाहरण है। तो इसका दोस्तों एकदम सटीक आंसर है पपीता। दोस्तों पपीता एक लिंगी पुष्प का एक उदाहरण है, पपीता इसका एकदम करेक्ट आंसर है। पपीता दोस्तों इसमें तरबूज भी इसे का ही एक उदाहरण है, एक लिंगी पुष्प का, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। वृषण टेस्टीज द्वारा स्त्रावित नर हार्मोन्स को क्या कहते हैं? तो वृषण टेस्टी द्वारा स्त्रावित नर हार्मोन्स को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन डी है प्रोजेस्ट्रोजन। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन दोस्तों मनुष्य के नर में हार्मोन्स जो है ये वृषण के द्वारा, टेस्टीज के द्वारा स्त्रावित होने वाला एक महत्वपूर्ण हार्मोन्स है। इसे दोस्तों नर हार्मोन्स कहा जाता है। जबकि दोस्तों अगर बात की जाएगी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्ट्रोजन, ये दोस्तों किसके द्वारा स्त्रावित होते हैं? तो दोस्तों ये मादा के द्वारा स्त्रावित होने वाले हार्मोन्स हैं, या फिर दोस्तों इन्हें मादा हार्मोन्स कहते हैं। तो मादा के द्वारा स्त्रावित होने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्ट्रोजन। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 31, रामानंद सागर की रामायण में सीता जी की भूमिका किसने निभाई थी? ऑप्शन ए है दीपिका चिखलिया, ऑप्शन सी है अपराजिता, ऑप्शन सी है पद्मा खन्ना, या फिर ऑप्शन डी है अंजलि व्यास। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों दीपिका चिखलिया रामानंद सागर की रामायण में सीता जी की भूमिका निभाने वाली महिला थी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, भारत को किस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया था? तो भारत दोस्तों एक पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया। तो ये पोलियो मुक्त देश कब इसे घोषित किया गया? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है वर्ष 2012 में WHO। दोस्तों WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर बात की जाएगी तो 7 अप्रैल 1948 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में दोस्तों इसका मुख्यालय है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नोबेल म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑप्शन ए है स्वीडन, ऑप्शन बी है स्टॉकहोम, ऑप्शन सी है डेनमार्क और ऑप्शन डी है लंदन। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इसका एकदम करेक्ट आंसर है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम में नोबेल म्यूजियम स्थित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, नोबेल म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? स्टॉकहोम में नोबेल म्यूजियम स्थित है।
अगला दोस्तों प्रश्न है, पवित्र शहर मक्का कहाँ पर स्थित है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, पवित्र शहर मक्का दोस्तों सऊदी अरब में स्थित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। पवित्र शहर मक्का कहाँ पर स्थित है? तो सऊदी अरब में पवित्र शहर मक्का स्थित है और सऊदी अरब में स्थित है, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? ऑप्शन ए है चंडीगढ़ में, ऑप्शन बी है मैसूर में, ऑप्शन सी है श्रीनगर में, ऑप्शन डी है दार्जिलिंग में। तो सही आंसर क्या होगा? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में स्थित है। और श्रीनगर आपका कहाँ पर पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और जम्मू कश्मीर दोस्तों एक क्या है? यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रामेश्वरम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्मारक का उद्घाटन किया है? तो किसके द्वारा रामेश्वरम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्मारक का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए है के पलानी स्वामी, बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है ओ पन्नीरसेल्वम, ऑप्शन डी है प्रणब मुखर्जी। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी के द्वारा रामेश्वरम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्मारक का उद्घाटन किया गया। अगला दोस्तों प्रश्न है, स्पुतनिक फर्स्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, स्पुतनिक फर्स्ट की यहाँ पर बात की जा रही है। तो स्पुतनिक फर्स्ट को किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? सभी दोस्त एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है सोवियत संघ रूस के द्वारा स्पुतनिक प्रथम को दोस्तों प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न क्या है? सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, राकेश शर्मा ने जिस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी उसका क्या नाम था? तो सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑप्शन ए है सोयूज T11, ऑप्शन बी है रॉकवेल X30, ऑप्शन सी है स्पाइरल EPOS, ऑप्शन डी है मरकरी एटलस 9। तो सही आंसर क्या होगा? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है सोयूज T11। राकेश शर्मा ने सोयूज T11 के द्वारा अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संघ का मुख्यालय कहाँ है? इसी सेशन में मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसको एक बार अच्छे से देखते हैं दोस्तों। सभी दोस्त एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगर बात की जाएगी विश्व स्वास्थ्य संघ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके इस समय अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस। ठीक है, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए दोस्तों 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को WHO की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर हुई थी? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। CV रमन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑप्शन ए है इन्हें वर्ष 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ऑप्शन बी है इनको वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला, ऑप्शन सी है इनका जन्म 1988 में तमिलनाडु में हुआ था, ऑप्शन डी है इन्हें वर्ष 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। तो दोस्तों इसमें कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। तो सर CV रमन ने 1954 में दोस्तों इन्हें भारत रत्न सम्मान मिला था। सर CV रमन को इनके एक महत्वपूर्ण प्रयोग के लिए, रमन प्रभाव के लिए। इनको दोस्तों वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों, ये भी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। 1988 में इनका तमिलनाडु में जन्म हुआ था। तो ये 3 ऊपर वाले कथन सही हैं। इन्हें दोस्तों नाइटहुड की उपाधि नहीं प्रदान की गई थी, क्योंकि नाइटहुड की उपाधि दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी को प्रदान की गई थी। नाइटहुड दोस्तों सर की उपाधि होती है, जो कि किसे प्रदान की गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर को। ब्रिटिश शासन के द्वारा प्रदान की जाने वाली एक उपाधि है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो इसका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिदिन दोस्तों 8 बजे शाम को हमारी लाइव क्लास से जुड़कर बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो लास्ट में दोस्तों बस वही कहना चाहते हैं जो कि हर रोज कहते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया।